गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में कहेंगे आपको वेलकम, जुम्मा मुबारक। और आज के प्रोग्राम के आगाज़ में हम एक बहुत अहम मौजू जिस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। सुबह हम शो से पहले डिस्कस कर रहे थे, जो पर्दा रखना होता है किसी की ज़ात पर, किसी की बात पर, किसी के माजी पर, किसी की कोताही पर, किसी भी मामले पर पर्दा रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। कोई अगर आपसे सवाल करे तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने सारा कुछ खोल खाल के उसके सामने रख देना हो मामला। सभी हमने आस-पास भी देखते हैं ड्यूरिंग डिस्कशंस, कोलीग्स के साथ भी, इवन फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी, कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आता है कि जिस पे कोई एक शख्स ऐसा होता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करता और उसकी वजह से मामला सारा ख़राब हो जाता है। अच्छा, ये आप अपने स्कूल टाइम से देखें, इस चीज़ की हमें तरबियत नहीं दी जाती, हमें बताया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता कि आपने किस तरह से आप किसी का पर्दा रखना है। दोस्त होते हैं, आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा, और हो सकता है अपने बचपन में हमने भी कुछ ऐसा किया हो कि ग्रुप होता है दोस्तों का जब आप फ्रेंड्स होते हैं तो जाहिर सी बात है आप सब चीज़ें, सब बातें आप शेयर कर रहे होते हैं, एंड देन जब वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है तो किसी दूसरे ग्रुप में जाके आप क्या कर रहे होते हैं कि जाकर उस दूसरे दोस्तों की जो है, जिन्होंने आपसे अपनी कोई प्राइवेट बात शेयर की होती है, आप दूसरों को बता रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये बड़ी कंसर्निंग चीज़ होती है कि हमें समझ नहीं आती कि जब आप उन लोगों के साथ नहीं हैं, आप उनके सर्कल से जा चुके हैं, तो आपने उनकी बात का, उनकी राज का किस तरह से एहतराम करना है। एब्सोल्युटली। समटाइम्स होता है आपने किसी के साथ काम किया होता है, कोई प्रोजेक्ट किया होता है, उस दौरान हो सकता है कि पर्सनल लाइफ आपकी ऐसी हो, उसका कोई ऐसा मामला जो कि आपके सामने आया हो, तो प्लीज़ जिस वक्त किसी ने आपसे कोई चीज़ शेयर की होती है, एक बड़े एहतराम के साथ मैं बात करूँगा, उसने बड़े ट्रस्ट करके आपसे शेयर किया होता है। मिस ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, उसका ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। और समटाइम्स अगर आपको लगे कि ठीक है उसने तो नहीं कहा था कि किसी को नहीं बताना, तब भी ये आपको मालूम होता है कौन सी बात कहाँ पर करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है। एंड देन स्पेशली सबीन, जब हम ये बात करते हैं कि अगर आप आगे बढ़ गए ज़िंदगी में, रिश्तों में, किसी ताल्लुक में, अदरवाइज भी अगर आप आगे बढ़ चुके हैं, माजी में जाना, उसको कुरेदना, उस पर बात करना, इससे तो रिश्ते खराब होते हैं। अच्छा, और शुएब हम ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात कोई अपनी माजी से बहुत मुश्किल से निकला होता है। आप कहाँ पर पैदा होते हैं, आप किस माहौल में होते हैं, आपकी फैमिली कैसी होती है, या आप चूज़ नहीं करते। आप पैदा होते हैं उस जगह पर, वो माहौल आप चूज़ नहीं करते, लेकिन उसके बाद की ज़िंदगी आपने कैसे जीनी है, आपने कैसे गुजारनी है, अब वो चीज़ आपकी चॉइस होती है। और अगर किसी ने मेहनत करके उसको चूज़ किया है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है, तो उसके बारे में, उसके माजी के बारे में सोशल मीडिया पे आके बात करना, या किसी भी पॉडकास्ट पे आके बात करना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप आकर बात करते हैं, तो यकीनन आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप उसको क्या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं सबसे पहले, कि फ़लाना ऐसा था उससे पहले और अब फ़लाना अब ऐसा है। वो जैसा था वो उसके अल्लाह का मामला है, अब वो शख्स कैसा है वो तब भी उसका और उसके अल्लाह का मामला है। ना आप पहले कमेंट कर सकते थे, ना आप अब कमेंट कर सकते हैं, ये आपका राइट ही नहीं है। और इसमें एक चीज़ और भी सभी, चलें एक ने तो गलती कर दी ना, उस पर बात करके, किसी का ट्रस्ट ब्रेक करके, किसी ने जो बात शेयर किया जिससे मुतालिक आपको मालूम था, आपने कर दिया, उसके बाद जो गलती पर गलती हो रही होती है सोशल मीडिया यूजर्स की, धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी। अजीब कैप्शंस लगा के, वो जो कैप्शंस होती हैं वो तो उस आपको कुछ कंटेंट उसके अंदर हो या ना हो, जो कैप्शंस आप लिख रहे होते हैं ना, वो कैप्शंस देख के ना हर कोई क्लिक कर रहा होता है। सो ये सिर्फ बात करने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उस बात को आगे फैलाने वाला वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज हमने सोचा कि प्रोग्राम के शुरू में जरा इस हवाले से जरूर बात करेंगे। ऐसे बहुत से मामले रिपोर्ट होते आए हैं, आए दिन हम देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ आ रहा होता है, या आप आपस में ऑब्वियसली इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो वी जस्ट थॉट कि हम इसको ज़रा आप लोगों से शेयर भी करें, और अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो यकीनन उस शख्स से माफ़ी ज़रूर मांग लें। और अगर आप जो है ऐसा करने का इरादा रखते हैं, या बाज़ औक़ात अनकॉन्शियसली आपको पता नहीं होता और आप ऐसा कर जाते हैं, तो मेरा ख्याल उसका भी ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और प्रोग्राम में आज बहुत ज़बरदस्त मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, और जो ब्रेक से हम वापस आएंगे तो एक ज़बरदस्त सा बच्चा हमारे साथ होगा, और आज हमने उससे बड़ा कुछ सीखना है। वैसे हम सबसे ही सीख रहे होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ना बच्चों से सीखने की, तो सबीन मैथ्स में ही इज़ जीनियस माशाल्लाह। अदरवाइज़ भी जब हम बात करें माहौलियाती तब्दीली का जो एक इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगियों पर
आ रहा है, उसके हवाले से उसने बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो आज हम उनसे आपको मुलाकात अच्छा, इस भी बारे से भी कराएंगे। हम बात करेंगे और साथ ही साथ में थोड़ा सा लोग ऑडियंस को भी हम जरा Please. एंगेज करके जरा उनको भी कहें कि आपके इर्द गिर्द अगर ऐसा कोई बच्चा है या ऐसा कोई शख्स है जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, एंड इफ़ यू वांट कि वो हमारे शो पे आए, बिकॉज प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है, आप बिल्कुल। लोग आते हैं तो ये राइजिंग पाकिस्तान मुकम्मल होता है। सो आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें, इन्फॉर्मेशन को वीडियो बना के भेजें, उसका कोई भी चीज़ आपको सोशल मीडिया उसका हैंडल है, आप हमसे वो शेयर करें सो दैट हम उस तक पहुंच सके, कॉन्टैक्ट बिल्कुल। उसका हमसे शेयर जरूर कोई करें। भी राइजिंग पाकिस्तानी, कोई भी शाइनिंग पाकिस्तानी आएगा Exactly. राइजिंग पाकिस्तान में, हमारे राइजिंग पाकिस्तान को 4 चांद लगाए। एब्सोल्यूट, उनकी वजह से लगते हैं 4 चांद। Exactly. मिलवाएंगे आपको ऐसे ही बहुत जबरदस्त मेहमानों से। रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हमारे साथ जिस तरह हमने पहले बताया था कि ऐसे एक नौजवान मौजूद है, मैं इनको नौजवान इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसा गेटअप वो करके आए हुए एंड माशाल्लाह ही लुक सो क्यूट। और वैसे जो हम कह रहे थे ना कि हैंडसम भी बड़े लग रहे हैं, तो आपको आज बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है उन्होंने। नहीं, मेरा तो मुकाबला ही नहीं है। मेरा क्या मुकाबला भाई, वो बच्चा नहीं, मुझसे लेकिन बहुत वैसे ज्यादा हैंडसम है। आप यहाँ पर सबसे ज्यादा कहते थे ना शुएब बड़ा हैंडसम लग रहा कोई नहीं होता है। कहता, कोई नहीं, कोई नहीं। आपके मुंह पे नहीं कहते होंगे, वैसे कहते हैं लोग, मतलब अच्छी पर्सनालिटी है इस पर्सपेक्टिव से। लेकिन जो नहीं कहता वो कहना शुरू करे, जो मुझे यकीन है। हाँ, तो आज है वो टफ टाइम देने के लिए यहाँ पर मैंने एक पहले ही कह साहबजादे दिया कि मौजूद हैं। मैं हार चुका हूँ, मेरा कोई कंपटीशन। उनसे हार चुके हैं आप? हाँ, मतलब वो क्यूट भी है, वो हैंडसम भी है, इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा है लेकिन माशाल्लाह। शुएब हारना उन्होंने भी सीखा नहीं है। यानी उन्होंने आप नहीं चाहते सीखा। मैं भी उनसे ये सीखूंगी, हारना नहीं तो है। कौन-कौन से कॉम्पिटिशंस है जो उन्होंने अच्छा, win बहुत किए? से कॉम्पिटिशन्स जो कि वो विन कर चुके हैं। नॉर्मल हम जब मेंटल मैथ्स की बात कर रहे होते हैं तो मेंटल मैथ्स फॉर सो मेनी ऑफ अस इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी चैलेंजिंग। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे आसपास बहुत से इदारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से अच्छे ट्रेनर्स हैं जो कि बच्चों को सिखा रहे हैं, अबैकस पे सिखाते हैं, और फिर तो बिल्कुल ऐसे ना टिप्स पे वो बच्चे जो हैं वो मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। सो उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन विन किए हैं, कई लेवल्स अप हो चुके हैं माशाल्लाह। लेकिन आज जिस मौजू पर हमारे साथ वो मौजूद हैं वो है पाकिस्तान में जो एक बड़ा इशू इन्वायरमेंट का है, जिसमें हम ये देखते भी हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें हम देखते हैं प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और उसके बाद वो प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा और हमारे लिए फिर नुकसानदेह। एंड देन जो हम टिन जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं उसके टिन्स होते हैं, हम नज़र आ रहा होता है कि आप ट्रैश में होते हैं। बिल्कुल। तो कैसे उन रिसाइकल उसको किया जा कैसे सकता है, तो करते वो हैं? रिसाइकलिंग को किस तरह से उन्होंने शुरू किया, उनको इसमें क्या फ़ायदा, ऑब्वियसली फ़ायदा हम सबको पता है कि एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे आजकल के इस चीज़ को रियलाइज़ करें, बिकॉज ये हमारी जनरेशन है जिसने आगे चलकर ये जो इम्पैक्ट है इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने फेस करना है। सो आज हमारे साथ मौजूद है जी माज दरक खान, और ही इज़ जस्ट 9 years old, grade 4 के स्टूडेंट हैं, और साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। ये चॉइस आपकी अपनी थी आज इस ड्रेसिंग की, या आपके बाबा की चॉइस थी? मेरी चॉइस थी। तभी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। बाबा ने तो आपको वरना सुपर हैंडसम बनाना था। वाले तो ये चाहते हैं ना कि बच्चे और प्यारा लगे, और प्यारा लगे। वालिद की हमेशा ये कोशिश भी होती है। अच्छा, लेकिन वैसे ये माज एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है कि जो आपकी जर्नी है उस पर ज़रा हम बात ज़रूर करेंगे, बट उसका क्रेडिट आप अपने फादर को देंगे, मदर को देंगे, किससे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मेरे फादर ने, क्योंकि उन्होंने मेरी हेल्प की थी वो कैंस कलेक्ट करने में और मोल्ड भी बनाने में। ओके, अच्छा, तो स्टार्ट में रखा ले। अब चूंकि वो कैंस की बात हो चुकी है, आपके साथ कुछ इनमें कॉइन्स को भी, कुछ कॉइन्स तो अभी छोटे होते हैं, बट ये बड़े बड़े कॉइन्स हैं। तो दिस ऑटो डॉलर कॉइन चाइना का है, 1928 का। तो स्टार्ट विद दिस, ये कैसे बनाया आपने? ये एक ऑटो डॉलर कॉइन है जो चाइना का था 1928 में। एक चाइना के प्रोविंस में खाली एक ही गाड़ी होती थी और ये उसका नाम, और उसी टाइम पर यही कॉइन बना था जिसका नाम था आप उठा ले ऑटो कॉइन, डॉलर। ज़्यादा भारी तो नहीं है? नहीं, बीच से कॉइन उठा लें सिर्फ। वो कह रहे हैं भारी है। अच्छा, भारी है, आप उठा लें। अच्छा, फिर मैं जाता हूँ, चलें। हम जरा उसको सही तरह से दिखाएं तो Okay, सही ना right. कि क्या बनाया है और क्या अच्छा है। जी, लाएं जी। चलें बाकी जी। बहुत भारी है। वाकई? चले फिर ऐसा करते हैं, दूसरा वाला कॉइन बल्कि यहाँ से जाते हैं। हाँ, दूसरा कॉइन जरा मास को आप अच्छा, एक कॉइन में निकाल से कर इस दें। तरफ भी है। लेकिन पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। पहले ये साथ में ले जाओ अपने, वहीं से बात कर लूंगा फिर। चोरी कर ली है मैंने। आप उठाना चाहेंगी? जरूर, आई ट्राई। ओह माय गॉड, मुझे वाकई लगा कि शायद ये इतना भारी नहीं होगा, बट एक्चुअली बहुत भारी है। अच्छा, इसे स्टार्ट करते हैं। तो एक गाड़ी के मुतालिक आप कुछ बता रहे थे माज। आपने उल्टा पकड़ा है। ओके,
ओके मैंने गाड़ी उलट गई, कोई बात नहीं यार। गॉड। अच्छा बताएं जी। तो ये चाइना के प्रोविंस में खाली एक ही गाड़ी होती थी ओके। ये 1928 में, और उसी टाइम पर ये कॉइन बना था जिसका नाम था ऑटो डॉलर। तो मेरा एक सवाल है जो है कि 100 साल में चाइना इतनी अच्छी कार मैन्युफैक्चरर कैसे है? जैसे कि उनकी लेटेस्ट मॉडल आई है BYW सील, वो कैसे बनाया 100 साल में? तरक्की की इतना बात करें कैसे विच इज़ वेरी गुड जी। ज़रा मुल्क तरक्की करते हैं, इसमें कोई बात हमारे सामने है कि बहुत से कॉमन इस तरह तरक्की की, लेकिन मुझे थोड़ा सा बताएं कि इसका पूरा प्रोसेस क्या था। आपने कॉइन्स आपने और आपके फादर ने कहाँ से कलेक्ट किए, कितने कॉइन्स कलेक्ट किए और फिर ये कैसे मोल्ड हुआ? कॉइन्स नहीं, कैन। सॉरी कैन्स से कॉइन। जी, ये हमने स्कूल कैंटीन से भी लेते रहे हूँ और रेस्टोरेंट भी गया हूँ, उधर से भी लाए हूँ। अच्छा। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कैन मिले। हमारी मिनिमम कैन जो लगते हैं वो है 150 और मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 400 है। अच्छा, ये 400 कैन्स के बाद ये बनता है तकरीबन? जी। ओके। और इस दौरान कितना टाइम लग गया आपको कैन्स कलेक्ट करने में? आपने कैंटीन से भी कलेक्ट किए, अदरवाइज भी? 2 वीक्स कलेक्ट करने में लग जाते हैं। फिर मोल्ड बनाना होता है। ये और मोल्ड फिर कहाँ से बनता है? किसी कोई जगह होती है जहाँ पे आप जाते हैं और कहते हैं इसको, अब जैसे हम वीडियोस देख रहे थे समीन को प्रेस कर रहे होते हैं और मैं फिर वही उससे देख रही बन रहे हूँ होते कि आपने कैसे बताया, थोड़ा हमें प्रोसेस थोड़ा आसान करके, इस वक्त बच्चे देख रहे हैं अगर वो ये काम करना चाहें, थोड़ा सा प्रोसेस एक्सप्लेन करो कि कैसे आपने ये बनाया। ये मेरे बाबा ने ना मैंने अपने बाबा की हेल्प के साथ ना कंप्यूटर पर ना एक 3D वो मॉडल बनाया था मोल्ड का, ठीक है। सैंड में, और फिर उसको एल्युमिनियम कैंस को ना मेल्ट करके उसमें डाला मोल्ड ठीक है। में, फिर उसको कूल डाउन होने दिया और फिर कॉइन्स बने। ज़ाहिर उस पर थोड़ी सी वो लगी होगी ब्लैक सी चीज़ें, एशेस जैसे ठीक कि है। उसको भी उतारनी होती है और फिर पॉलिश करना होता कैसे? है। अच्छा, कितना हैवी कैसे है ये? क्या क्या Metal हैवी है कैसे है? मेटल है, लेकिन नहीं, मेटल तो है ऑब्वियसली, लेकिन ये इसका बहुत ज्यादा वेट है। क्योंकि वो देखिए बहुत ज़्यादा कैन्स उनको प्रेस करना, वो मटेरियल मेक्स इट हैवी। नाइस, तो वाकई में तो आप ये तो अगर वाकई इतने अपने ज़्यादा body- कैन एक शॉपर में उठाए, ज़ाहिर है इतनी ही भारी होएगा, तो इसको बस मेल्ट करके तो मोल्ड में डाले तो सही। उतना ही हैवी है। वेरी नाइस। अच्छा माज, आपको कैसे ख्याल आया कि आपने ये करना है? क्योंकि मैं यही बात कर रही थी कि देखिए हम बड़ों को पता है, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सोशल मीडिया होते हैं, हम लोग देख रहे होते हैं, हमें इसके इम्पैक्ट का पता है कि किस तरह से आपने अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, आने वाली जनरेशन्स किस तरह से इससे मुतासर होंगी। आपको 9 साल की उम्र में ये ख्याल कैसे आया कि मुझे ये करना है? मुझे रिसाइकलिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर उसके बाद मेरे स्कूल में एक प्रोजेक्ट आया था रिसाइकलिंग में, तो मैंने अपने बाबा के साथ उसकी बात की। वो मुझे हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स। तो फिर मैंने अपने बाबा को सजेस्ट किया कि या हम एल्युमिनियम कैन से बड़े बड़े कॉइन्स क्यों नहीं बना सकते? आप तो ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, आप तो मोल्ड्स बना सकते हैं। फिर उन्होंने अग्री कर लिया और फिर हमने इस तरह ये वाले बनाने शुरू अच्छा, कर दिए। सलीम के पास है ये दुख्तरे मशरक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा, इस पर आपको नज़र भी आ रही होंगी। ये आपने कब बनाया? ये मैंने कुछ दिन पहले लाइक नवंबर 14 कुछ बनाया था। अच्छा। तो फिर ये हमने ये आसिफ अली जरदारी को हम ये देना चाहते हैं। ओके, प्रेसिडेंट साहब को भी गिफ्ट करना जी। चाहते हैं, दैट्स नाइस। और इससे पहले कभी किसी को गिफ्ट किया या प्रेजेंट किया? जी, हमने एक कॉइन हमने सोर्स वाले या फ्लैग वाले, आप जो भी कह सकते हैं, हमने DJI SPR को दिया है। ओके। अच्छा, आपके बैक साइड पे एक ईरान का भी है 50 दिनार का। जी, छोड़े हमसे बात करें मैं इसमें लेने चला गया। अच्छा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये कब बनाया था? ये हमने लाइक 2-3 मंथ्स पहले। ओके, 2-3 मंथ्स पहले। कितना टाइम लगता है बनाने में? 2 till 3 वीक्स ठीक है। कलेक्ट करने में, ओके, 5 डेज मोल्ड बनाने में, सही। और फिर एक दिन
वो क्या कहते हैं, ऐसे शेप साफ बनाने करने का। अच्छा, तो देखिए काफ़ी पेशेंस है इसके अंदर जो इन्वॉल्व है, और ऑब्वियसली इससे आपकी अपनी ग्रूमिंग भी होगी। आपकी पर्सनैलिटी में माज इस तरह की एक्टिविटीज से कितना फ़र्क आता है? बिकॉज हम बच्चों को इनकरेज करते हैं कि आप कुछ ना कुछ इनोवेट करें, कुछ ना कुछ आप नया करें, या कोई और कुछ कर रहा है आप उसको कॉपी करने की कोशिश करें ताकि आपकी जो स्किल्स है ना वो इन्हेंस हो सकें। आपको अपने अंदर कितना चेंज लगता है जब आप ऐसी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं? मुझे लाइक फील होता है कि मेरे अंदर ज़्यादा पेशेंस आ रहा है और मैं ज़्यादा क्रिएटिव हो रहा हूँ। ओके, आप कितने बहन भाई हैं? 4, तो आप छोटे हैं सबसे? सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हैं, तो इसका मतलब है बाकियों का रास्ता आप नहीं दिखाना है फिर जी। कि कोई ना कोई क्रिएटिव काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब्बा जी ने कह दे कि यही काम आपको सीखना है, ये बड़ा ज़रूरी है। मीनिंग हम कहते हैं ना अक्सर आप अपने आस पास एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था सबीन कि हमारे यहाँ चूँकि आजकल फिटनेस का बड़ा रुझान है, जिम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आप डंबल्स की बात हाँ, करना डंबल्स चाह भी रहे हैं, तो जो वेट्स Why भी होते not? हैं, तो देखिए ना ये बनना शुरू हो जाए इससे तो बड़ा फ़ायदा है। आप रिसाइकल करें। तो ये तो देखिए, ये तो एक आइडिया है ना कि इन्होंने कैंस से कॉइन्स बनाए किसी तरीके से। आप तो कुछ भी चीज़ आपको अगर लगता है कि वो यूज़ हो सकती है मेटल के पर्सपेक्टिव से, जिसमें वेट इन्वॉल्व है या वेट नहीं भी इन्वॉल्व, तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट। और एक मुझे मेंटल मैथ्स से मुतालिक बताएं कि उसका कितना फ़ायदा आपको हो रहा है अपनी स्टडीज़ में। आई एम श्योर कि मैथ्स में तो फुल मार्क्स ही आ रहे होंगे। मैं वो जब स्कूल में मैथ करती हूँ ना, मुझे सारा आसान लगता है। जैसे कि मैंने सारा पढ़ा हुआ है, हर दफ़ा हर एग्ज़ाम में ना मैथ के मेरे फुल मार्क्स आते हैं। क्लास 4 में मैं पढ़ता हूँ और मैंने अबैकस 2 ईयर से कर रहा हूँ। ओके, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, क्या बनना चाहते हैं? लाइक कभी सोचता हूँ मैथमेटिशियन, कभी सोचता हूँ फुटबॉलर। फुटबॉलर। चलें जी, ऑल द बेस्ट मास, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और हमारे शाइनिंग स्टार हैं जी, जिस तरह से वो आसपास के माहौल को उन्होंने देखा और उसमें एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, दैट वाज पोल्यूशन, और कैसे उन्होंने ज़बरदस्त किस्म के बिग कॉइन्स, जाइजेंटिक किस्म के कॉइन्स एंड हैवी कॉइन्स उन्होंने बनाए हैं। और ज़रा वो कुछ उन्होंने प्रेजेंट किए, कुछ प्रेजेंट भी करना चाहते हैं। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज़ राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात करेंगे विल पावर की। हम अक्सर बात करते हैं ना कि कोई ना कोई इशू, सारा ज़िंदगी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो चाहे हेल्थ को लेकर हों, वो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हों, आपको रिलेशन को लेकर हों, अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं। ऐसे में आप अंदर से या यहाँ से कितने स्ट्रांग हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। एक बीमारी जिससे मुतालिक हम अक्सर बात भी करते हैं, कैंसर, इस सुनते साथ ही ना झुरझुरी सी आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। और हमने आसपास देखा भी है, सभी अपनी फैमिलीज़ में भी हमने देखा है कि जो ही आपको मालूम हुआ कि कोई भी कैंसर आपको है, उसके बाद ज़िंदगी आपकी कैसे मुतासिर होती है, आपके रिश्ते कैसे मुतासिर होते हैं, और कैसे आप भले इलाज हो रहा हो, जो भी स्टेज हो, लेकिन आप जो गिर जाते हैं ना, उसकी वजह से इन एक्चुअली होता है कि आपकी फिर ज़िंदगी बिल्कुल कहना चाहिए कि वो ख़ात्मे की तरफ चली जाती है। हालांकि होना क्या चाहिए, अल्लाह ताला ने एक बीमारी दी है, अल्लाह ने उसका इलाज भी दिया है। अब तो जितनी तरक्की हो गई है, जितनी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, नई नई टेक्निक्स हैं, और इतनी तरक्की के बाद हेल्थ केयर में हमें नज़र भी आ रहा होता है कि अब इलाज जो है वो बड़ा आसान होता चला जा रहा है। अब ऐसे में जो बंदा है उसने खुद अपने आप को कितना मजबूत रखना, ये बहुत मैटर कर रहा होता है। बहुत मैटर कर रहा होता है। अच्छा, जितने भी कैंसर सर्वाइवर्स हमारे पास आते हैं, जब उनसे बात की जाती है तो वो पहली बात उनकी ये होती है कि हमने उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से फ़ाइट किया। अब वो जो फ़ाइट करने की बात आती है, वो विल पावर की बात आती है कि कैंसर में दवाई तो वो अपना असर कर रही है, लेकिन एट द सेम टाइम किस तरह से आपकी विल पावर आपके साथ है, आपने उसको कितना स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। सो वो भी बीमारी को, आपकी ज़ाहिर इम्यूनिटी बूस्ट होती है, एंड देन आप दिमाग से जब फ़ाइट करते हैं, उसको शिकस्त देते हैं बीमारी को, तो बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाती है। सो ये काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमारे पास है। तो आज ऐसी ही एक एग्जांपल हमारे साथ है, एक बड़ी ज़बरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे साथ मौजूद है, जिससे बहुत सारे लोग ज़िंदगी में, आपको कोई बीमारी है या ऑलरेडी शुएब आपने जिस तरह बताया कि किसी भी मुश्किल से आप गुजर रहे हैं, उस मुश्किल से आपने कैसे निकलना है, तो आज वो मोटिवेशन हमारी आज के मेहमान से हम लेने वाले हैं। एब्सोल्युटली। और थोड़ा सा तारुफ इनका करा देता हूँ। यूँ तो ये स्कूल लेवल से हम एज एन एथलीट नज़र आती रही, बहुत से मैराथन मुकाबले में उन्होंने हिस्सा लिया, दौड़ना हो, साइकिलिंग हो, हाइकिंग हो, ये इनका शौक़ रहा है। लेकिन जब इन्हें 2022 में ये मालूम हुआ कि अच्छा कैंसर है, उसके बाद जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो, जस्ट इमेजिन
कीमोथेरेपी, जिसको मैं अगेन रिपीट करूंगा कि सुन के वाकई एक दफ़ा बंदा डरता है कि कीमोथेरेपी के बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कीमोथेरेपी के नेक्स्ट डे 52 किलोमीटर की हाइक, यानी वो 1-2 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा, हमारे लिए तो वैसे 1-2 किलोमीटर बड़ा मुश्किल होता है हाइक, 52 किलोमीटर की उन्होंने हाइक की, एक एग्जाम्पल सेट की। इसके अलावा मैराथन्स के मुकाबले में हिस्सा लेती आई हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह। आयशा मस्तूर साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्टली ऑलराइट। ग्रेट, अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह सेहत वाली ज़िंदगी दे। आयशा साहब, जितना हम आपके बारे में जानते हैं, जो हमने शेयर किया ज़ाहिर है उससे हमें बड़ी मोटिवेशन मिली, बड़ी इंस्पिरेशन मिली। मैं लेकिन आपसे सुनना भी चाहूँगा 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब कैंसर का आपको मालूम हुआ, सुनते साथ तो बहुत परेशानी वाला मामला हो जाता है, तो आपने उस वक्त क्या महसूस किया, क्या सोचा, कैसे अपने आप को उससे निकाला? जब मुझे पता चला, सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे एक टेस्ट दिया, FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन इसको कहते हैं, जिसमें पता चलता है कि मतलब इसमें क्या होगा। तो जब उसका रिज़ल्ट आया, जब मैंने उसको देखा, तो उसमें उसकी 2 वजहें होती हैं, या तो थायराइड हो तो तब आपको ये टेस्ट करवाना होता है, या कैंसर की एक किस्म होती है। तो जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने कहा थायराइड तो मुझे नहीं है, और ये कैंसर मेरे लिए मतलब एक वो परेशानी की बात नहीं, एक सरप्राइज़ था कि ये मुझे कैसे हो सकता है। माशाल्लाह, मतलब घर के सारे काम और सब में बहुत एक्टिव रही हूँ। तो मैंने फिर मतलब इसको अपने सर पे एक बोझ की तरह सवार नहीं किया। मैंने कहा नहीं, ये ऐसे ही है ना, मतलब मैं निकल जाऊंगी, ये ऐसे ही है, कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है। कैंसर को मालूम नहीं था, सामना आयशा से हुआ है। अच्छा, सिम्टम्स कोई भी नहीं थे आयशा आपको? नहीं, जस्ट सिर्फ एक गिल्टी सी थी कान के पीछे, वो लम्प के अलावा कुछ भी नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ ये कि जब जैसे जैसे रात होती थी तो वो इरिटेशन होती थी, जैसे आप खारिश करना चाहो तो ज़्यादा ज़ोर से हाथ लगता था तो पेन होती थी। तो वो बल्कि पहले इतना विजिबल नहीं था, फिर आहिस्ता से जब उसका साइज़ 1 फिंगर जितना हो गया तो वो रेड सा था ना। तो बच्चे भी कहते थे कि मामा ये आपके कान के पीछे क्या हो रहा है ना। फिर मैं खुद गई, CMH गई, वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुए, तो फिर उन्होंने कहा कि ये ग्रेड B है, कैंसर की 2nd स्टेज है और लिफोमा है, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं, स्प्रेड वाला नहीं है, ये एक ही जगह से हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो फिर जो है वो 3 कीमो थी और 20 रेडिएशंस थी। और क्योंकि ये मुंह के करीब था तो वो फिर मुंह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पकना स्टार्ट हो गया था आफ्टर 7 रेडिएशन। तो उसमें खाना पीना तो बिल्कुल छूट गया था, और स्पाइसी चीज़ कुछ भी, मतलब मीठा भी हो तो वो मैं नहीं खा सकती थी। अच्छा। और मैंने उसको अपने मतलब कि स्ट्रेंथ कम ना हो जाए, वीक ना हो जाऊँ, तो मैंने जस्ट नीम गर्म पानी और शहद का बाकायदा इस्तेमाल किया। और सुबह दोपहर शाम जब भी मुझे भूख लगती थी तो वो पानी ही पीती थी, खा तो मैं सकती नहीं थी। अच्छा, ऐसे में देखें, आपको अपनी इम्यूनिटी बेहतर रखने के लिए डॉक्टर तो पूरा एक डाइट प्लान वो आपको दिया जा रहा डॉक्टर ने तो मुझे कहा था सब कुछ खाएं जो भी आप खा सकते हैं, उनकी तरफ से मना नहीं था। लेकिन जब मैं खाती थी ना, तो वो जैसे मुंह में ज़रा सी कोई चीज़ होती थी तो ऐसे स्प्रेड होती थी कि उस पर मतलब पानी भी असर नहीं करता था, और रगड़ सी एक जैसे लगती है ना, आपके अंदर मुंह की जो अंदर की सरफेस है वो ख़त्म हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो ज़्यादा बस दुख ये था कि आपको पता है कि ख़वातीन के बाल होते हैं, और फर्स्ट कीमो के 15 दिन के बाद आपके सारे सर के बाल चले जाते हैं। तो बल्कि फैमिली कही थी कि जान है तो जहान है, तुम्हें बालों की फिक्र है। लेकिन बाल, इतने लंबे बाल हों तो वो, मुझे कैंसर का दुख नहीं था जितना बालों का था। नहीं, बिल्कुल होता है, अंडरस्टैंडेबल सी बात है ये, उसका एक बड़ा स्ट्रेस होता है। तो ये कितने दिन जो आपने बात की अभी कि पानी में शहद डाल के बस पीना? ये तकरीबन 2-2.5 साल। 2-2.5 साल सिर्फ पानी में शहद डाल के पीती रही हैं? यस। और पहली कीमो के बाद मैं देख रहा था कि आपने एक हाइक की थी, एंड दैट वाज 52 किलोमीटर लॉन्ग हाइक, ये घोड़ा गली से लेके शारदा तक। जी, D12 तक मैंने की थी। सो ये आपके ज़हन में ख्याल भी कैसे आया कीमो के नेक्स्ट डे? बिकॉज आ रहा है अब खाना पीना भी आपका उस तरह से नहीं है, एनर्जी लेवल्स भी उस तरह से नहीं है, एंड देन कीमो के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। मैंने एक्चुअली हाइकिंग रनिंग से पहले स्टार्ट की हुई थी, 2020 से मैंने हाइकिंग स्टार्ट की थी। तो वो एक जुनून जो अभी तक भी है, जो है ना, वो ख़त्म नहीं हो पा रहा। अच्छी बात तो वो है। मैंने पढ़ा था, डॉक्टर ने जब मुझे फ़ाइल दी ना कि आपके कीमो में ये साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा मैं तो नहीं कैंसर ट्रीटमेंट करवा रही, ये मुझे एक प्रॉब्लम की 10 फेस करनी पड़ेंगी, मतलब यही आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, किडनीज प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने कहा नहीं, बस ये इसको एक तरफ करो और शौक अपनी तरफ उसको मतलब दर सर नहीं बनाया मैंने। अच्छा, लेकिन जाहिर सी बात है, देखिए वो एक आपका जो पैशन होता है उसको आप किसी भी तरह परसू करते हैं। अच्छा, ये जो कैंसर के बारे में जो चीज़ कही जाती है कि ये यहाँ की बीमारी ज़्यादा है,
सो ये किस हद तक दुरुस्त है? और इस वक्त क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे वो किसी भी मुश्किल में से दो चार होंगे, एट द सेम टाइम उनको कैंसर भी हो सकता है, कीमोथेरेपी पे हो सकते हैं, उनको आप किस तरह से हिम्मत देंगी, क्या मैसेज देंगी, किस तरीके से आपने फ़ाइट किया, वो लोग किस तरह फ़ाइट कर सकते हैं? मैं उन सबको यही कहूँगी, जैसे कैंसर के अलावा और भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं, हार्ट प्रॉब्लम है और भी जैसे बीपी, शुगर लेवल जो भी, तो वो मायूस ना हो। देखिए ये बीमारी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है और हमारा यकीन ये होना चाहिए कि जब जिस अल्लाह ताला ने हमें ये इससे गुजारे हैं वो वही खुद ही शिफा इससे देगा, निकालेंगे। बिल्कुल। तो फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप जो आपके रूटीन के काम है जिससे आप खुश होते हैं करें और हेल्दी लाइफ गुजारें, इसको सर पे सवारी ना करें। क्या बात तभी है। आप निकल सकते हैं, वरना तो आपको पता है कैंसर वैसे ही बहुत वो नाम ही सुन के ऐसा है। हाँ, सुन के लफ्ज़ ऐसे हैं ना कि वो आपकी एनर्जी लेवल्स को ड्रेन कर देते हैं। अच्छा मैं देख रहा था कि आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, आपने मैराथन के कई मुकाबलों में हिस्सा लिया माशाल्लाह। तो ये जो गोल्ड मेडल आपने लिया था ये कब की बात है और ये कहाँ का मुकाबला था? जी ये 7 सितंबर अभी रिसेंटली था, गिलगित अच्छा। बल्तिस्तान में क्राक्रम इंटरनेशनल चैलेंज था। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंटरनेशनल चैलेंज हुआ था। ये खपलू से स्टार्ट होना था, थले बोर्ड खपलू से लेके हमें है। भाग के आना था क्राक्रम लाउंज गोंचे जो वहाँ की Okay. गिलगित बल्तिस्तान की जगह है, और ये 55.4 किलोमीटर का डिस्टेंस था और हमें इन्होंने टाइम दिया था 9 आवर्स में आपने कंप्लीट करना है। Okay. और मैंने इसे कंप्लीट किया था 8 आवर्स एंड 26 मिनट्स में एंड आई गॉट सेकंड पोजीशन इन फीमेल कैटेगरी। वाओ। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। और वो फीमेल कैटेगरी सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होता बहुत है मजा आता है ना, बड़ा मजा आ रहा होता है कि किस तरह से आप आगे बढ़ रहे होते हैं। और ऑब्वियसली जिन जिन फील्ड्स की बात की जा रही होती है कि ख़वातीन शायद बड़ी कम नज़र आ रही, लेकिन आप जैसी बहुत सारी और ख़वातीन हैं, उनको हाईलाइट करना मेरा ख्याल है शोएब बहुत ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी हो गया। अब ये बात कहनी है शायद एक हद तक मुझे लगता है कि थोड़ी पुरानी बात होगी कि हम ये बात करेंगे ख़वातीन नहीं आती या ख़वातीन की अपॉर्चुनिटीज़ उनको कम मिलती है। अब हम देख रहे होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ गई हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारी ख़वातीन आगे आ रही हैं। है क्या, करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें उनको प्रमोट करना है अपने अपने Highlight प्लेटफॉर्म कर पे, रहे हैं अपनी हम अपनी लोग, हाँ। कैपेसिटी और में। मैं समझती हूँ कि जैसे इफ़ आई कैन डू इट देन एवरी वुमन कैन डू इट। वेरी नाइस। ये बहुत दुरुस्त बात है। देखिए ना, कैंसर सर्वाइवर के लिए इस तरह से आगे बढ़ना, अगेन आई मस्ट से दैट कि वाकई मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। वो बिल्कुल ठीक करें, इफ शी कैन डू इट देन एवरीवन कैन डू इट। और मैंने अपना जो रनिंग का सफ़र था, सॉरी मैं आपकी बात Please, काट रही हूँ, मैंने 5 किलोमीटर से स्टार्ट किया था IRC के साथ फर्स्ट टाइम। तो 5 किलोमीटर माशाल्लाह जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो 40-45 मिनट में मैंने कर लिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैंने 5 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन, फुल मैराथन में भी पार्टिसिपेट करती रही हूँ। अभी रिसेंटली जो 1 दिसंबर को इस्लामाबाद में जो हाफ मैराथन थी उसमें मेरी 3rd पोजीशन थी। माशाल्लाह। मैंने किया था 1 आवर एंड सम मिनट्स। आई थिंक राउंड अबाउट 2 आवर्स में मैंने Okay. इसको कर लिया था हाफ मैराथन। ज़बरदस्त। और अभी आई थिंक जो 1 दिसंबर को हुई है हाफ मैराथन, आई थिंक ये तो एक प्रिपरेशन भी थी ना, जो एक मैराथन कराची में गालिबन होने वाली जी जी इंटरनेशनल। अभी रिसेंटली जो होगी 25 दिसंबर को फर्स्ट टाइम हो रही है सक्खर में। यस, सक्खर में। जी जी उसमें मेरी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है फुल Okay. मैराथन में। उसके बाद कराची में 5 जनवरी को है, उसमें भी मैं रजिस्टर्ड हो चुकी हूँ। और हर साल इस्लामाबाद रन विद अस करवाता है Yes. इस्लामाबाद मैराथन, वो है 26 जनवरी को, और उसके बाद लाहौर में है 16 फरवरी को। इन चारों में जो है वो मेरी पार्टिसिपेशन हो चुकी है। ये इतना जो इंशाल्लाह भाग रही ताला। है, इतना जो भाग रही है, किससे भाग रही है? अपने विल पावर से। ये ये सारा माइंड गेम है ना। हाँ। माइंड, आप बेशक आपकी टांगे थकेलेंगे, जो आपका माइंड बना होता है ना कि नहीं मैंने करना है। अरे हमारी तो जहाँ टांगे दुखती है वहाँ दिमाग भी थक जाता है, और जहाँ दिमाग थकता है नहीं मैं भागते वहाँ हुए हमारी साथ टांगे में जो दुख है ना वो जाती एनवायरनमेंट भी इंजॉय करती हूँ हाँ। साथ में। और जाहिर सी बात है अब अपनी डाइट को भी बहुत बेहतर आप रखती होंगी, बिकॉज फिजिकल स्ट्रांग होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंटली स्ट्रांग होना तो चले Yeah. एक अपनी जगह पे चीज है। हमें जंक फूड, जो बाकी लोग भी बच्चे भी हैं स्पेशली, उनसे भी कहूँगी कि जंक फूड आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। सही। वो सिर्फ आपकी ज़बान का एक टेस्ट है, चस्का है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त और बात। मैं ज़्यादातर स्पेशली जो मेरा खाना होता है वो बिल्कुल सिंपल खाना होता है, ज़्यादा नहीं, जैसे बॉयल एग खा लिया, फ्राई अंडा खा लिया, और दही मैं बहुत शौक से खाती हूँ। और दही में जब भी मैं मतलब रनिंग या हाइक करके आती हूँ तो मेरा सबसे पहला होता है कि मुझे कहीं से दही मिल जाए और बनाना। ओके। वो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बहुत शौक से खाती हूँ। नहीं तो जिस तरह दही की बात है तो प्रोबायोटिक वो भी है, एक तरह से गुड बैक्टीरिया आपके गट में जाता है, वो आपको हेल्दी करता है। एंड देन बनाना में एनर्जी, yes. एनर्जी, तो वो दोनों चीज़ें तो मेरा ख्याल है वो जो हम कहते हैं ना कि हेल्दी ईटिंग की जो हम बात कर रहे थे, तो आपने बड़ा इंटेलिजेंटली अपनी Right selection of food. राइट सिलेक्शन ऑफ फूड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मतलब कम लेकिन बेहतर
जो है वो चॉइस। ऐसा ही है, तो ज़ाहिर वेट भी उसी तरह मेंटेन जी, हो जब जाता मैंने होगा। हाइकिंग स्टार्ट की थी आपको पता है स्मार्टनेस जो है ना वो सारी आपकी बैली, जब बैली निकलता तो सारी स्मार्टनेस तो सो जाती है वहीं पे। हाय बताइए फिर। जब मैंने मैं हाइक अब क्या स्टार्ट बोलूं इस पेट मामले अंदर में? करने की पूरी कोशिश है यहाँ पे। ऐसे करना पड़ता है। जब मैंने हाइक स्टार्ट की मकसद यही था हाइक स्टार्ट करने का कि ज़रा थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट किया जाए। तब मेरा वेट 56 था, फिर 53 हुआ। उसके बाद जब कैंसर डायग्नोज हुआ तो पहले तो एकदम 50 हुआ उस प्रोसेस की वजह से, मेडिसिन की वजह से। फिर एकदम 40 पे चला गया था, गिर गया था एकदम से। तो फिर अब माशाल्लाह 46 है। लेकिन मैंने ये देखा कि जब आपका वेट कम होता है ना तो आप बिल्कुल लाइट अपने आप को फील करते हैं। फिर आप जितना चाहे भागें थोड़े वो कोई मायने नहीं रखता। और आयशा जितना मर्जी खाएं बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा ना जो लेकिन जो- खाएं पे साथ एक्सरसाइज भी Because करें ना। वो जो BMI कैलकुलेट होता है ना तो उसमें ऑब्वियसली एक ब्रैकेट होती है ना यहाँ से यहाँ तक, तो वो जो ब्रैकेट जहाँ से शुरू हो रही होती है ना मैं अपना वेट वहाँ मेंटेन रखती हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं सब कुछ खा सकूँ जो मेरा दिल कर रहा है। तो वो जो 1-2 किलो ऊपर नीचे या 3 किलो भी अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है कभी, तो वो फिर बैलेंस भी हो जाता है और वो आपको फील भी नहीं हो रहा होता। वॉक करें सबसे ज़्यादा। अगर आप नई ख़वातीन से मैं स्पेशली कहूँगी कि वो कहती है ना कि हम हाइक नहीं कर सकते या रनिंग नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छी वॉक है। वॉक ही एक्सरसाइज बेहतर है जो डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करते हैं। और मेरी वॉक भी कम से कम जो है ना 20-30 से कम नहीं होती एक दिन में? यस, कल मैंने की है 21.75 किलोमीटर। तो ये आप जो हाइक करती रहती हैं, साइकिलिंग भी करती हैं? साइकिलिंग मैंने भी कुछ मंथ हुए स्टार्ट की है। सो हाइकिंग है, साइकिलिंग है, रनिंग है, वॉक है। तो मतलब घर वाले वो ये नहीं कहते कि हर वक्त तो आप बाहर होती हैं, हर वक्त तो आप हाइकिंग कर रही होती हैं? नॉर्मली होता है ना हमारे यहाँ बना हुआ है कि वो जो घर सारा है वो उसकी जिम्मेदारी औरत पर है, एक माँ पर है। बिकॉज ज़रा आप बच्चों का जिक्र भी कर रही थी, तो वो जो सारे मामला होते हैं उसमें आपकी तरफ नहीं देखते कि सारे खुद मैनेज कर लेते हैं कि नहीं मामा को करने दें अपने शौक पूरे? नहीं, तीनों छोटे बच्चे तो अब मेरे साथ रनिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं Okay. माशाल्लाह। छोटा वाला बेटा भी। माशाल्लाह। और अभी मैंने जैसे सक्खर जाना है तो वो बड़ा वाला बेटा मुझे कह रहा था कि मामा आप जल्दी मत आइएगा, 2 महीने लगा के आइएगा। ओके, ये बड़े बेटे के क्या प्लान्स हैं अभी? माँ को क्यों भेज रहे हैं इतने दिन के लिए? मुझे लगता है पढ़ाई की बहुत ज्यादा बात करती होंगी या फिर खाने पीने में माशाल्लाह वो पाबंदियां। इंटेलिजेंट है, माशाल्लाह कर लेते हैं। आप सख्त माँ हैं वैसे? हाँ कह सकते हैं। अच्छा, मुझे ऐसे फील आई थी ना कि थोड़ी स्ट्रिक्ट और सख्त वाली माँ होंगी। ये इसलिए टॉपिक पे छिड़ जाएगा ना कि एक सख्त माँ क्या होती है आपकी नज़र में, और क्यों होना चाहिए माँ को थोड़ा सा सख्त? इसका मैं ओके, मतलब होता है ना कि मतलब हम अक्सर देख रहे होते हैं शुएब, जो पेरेंट्स की भी आपस में जब डिस्कशन होती है या हम ओवरऑल एक एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है देख रहे होते हैं, उसमें यही होता है कि एक पेरेंट जो है ना वो कम स्ट्रिक्ट होता है और दूसरा जो होता है ना बड़ा फ्रेंडली होता है। तो अक्सर गुड हम- कॉप बैड कॉप good पॉलिसी। cop, bad cop वाली पॉलिसी नहीं, जो है उनके ना वो फादर घर के अंदर माशाल्लाह भी- बहुत वो लविंग है, उनके साथ केयरिंग है। मेरा ये होता है कि पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करनी है। या वो छोटा वाला बेटा माशाल्लाह इंटेलिजेंट सारे हैं, लेकिन उसको ना फुटबॉल और उसका बहुत शौक है। नहीं, नॉर्मली में देखा है स्पेशली जो बेटों की माएँ होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा सख्त होती हैं। इज इट ट्रू? होना भी चाहिए। मुझे यही होता है कि पढ़ना है ना, वो जब भी उससे पूछो मैंने पढ़ लिया है ना, मैंने पढ़ लिया है ना, लेकिन अब नजर नहीं आए मुझे पढ़ते। और तरबियत में भी पता है ये स्ट्रिक्टनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटों के पर्सपेक्टिव से। हम अक्सर देख रहे होते हैं ना सारे रूल्स हमने अपनी बच्चियों के लिए बनाए हुए होते हैं, अपने बच्चों के लिए रूल्स नहीं हम बना रहे होते। ज़्यादा ज़रूरी हालांकि वो है। ज़्यादा ज़रूरी है अपने बेटों की तरबियत करें अपनी बेटियों के साथ साथ, ताकि जब उन बेटियों को आप प्रिपेयर करें माशरे के लिए तो ये जो लड़के हैं ये उनको एक स्पेस प्रोवाइड करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, एक माहौल प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेटियों के साथ साथ बेटों की भी तरबियत करें, और मैं ये कहूँगी कि बेटों की ज़्यादा बेहतर तरीके से तरबियत करें ताकि उनको पता हो कि उन्होंने माशरे में किस तरह से बिहेव करना है, उन्होंने ख़वातीन से किस तरह से बात करनी है, ख़वातीन के लिए एक अच्छा माहौल उन्होंने किस तरह से प्रोवाइड करना है। अच्छा साहब, आपको किस तरह सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया ओवरऑल आपकी कैंसर जर्नी में भी, एंड देन अब आप जिस तरह से अपने शौक़ को अपने पैशन को भी लेकर चल रही हैं, कौन वो सबसे बड़ा सपोर्टर है? सपोर्टर तो फैमिली ही थी स्पेशली, मतलब बच्चे थे और कुछ फैमिली मेम्बर्स ये भी थे, कह रहे थे कि मतलब इसके मुखालिफ थे कि जो हाइकिंग और रनिंग कर रही हूँ। अक्सर ये कहते थे कि तुम बीमार हो और तुम ये क्या कर रही हो। मैंने कहा मैं बीमार नहीं हूँ, आप क्यों मुझे मुसलसल कह रहे हैं मैं बीमार हूँ, जब मैंने ही अपने आप को बीमार नहीं समझा। तो आप भी ना समझे? हाँ, बिना समझे। क्या बात है, ये भी और अगेन फिर एक उनको मैसेज है। पता है कि ये बहुत जिद्दी है, इसके दिल में जो आएगा ना इसने वही करना है, बेशक हम जो मर्जी कहते हैं, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। ये भी वैसे सही बात है। अच्छा वैसे ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप किसी मुश्किल में हो,
आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका बिहेवियर वो कितना मैटर करता है, उनके कमेंट्स कितने मैटर कर रहे होते हैं। यहाँ तो छोटा सा अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तीमारदारी के लिए आ रहा है, शुभ हम क्या सुन रहे होते हैं अक्सर कि हाय ये क्या हो गया, हाय तुम्हारे टांग पे। नहीं, मैंने जब इसको कुछ समझा ही नहीं तो घर वालों का और फैमिली का रवैया नॉर्मल था। अच्छा, मतलब जब इसको ही फिक्र नहीं है तो फिर अच्छी बात है कि आपने खुद अपने आप को स्ट्रांग रखा और आपके आसपास वाले जो परेशान हो रहे होंगे, आई एम श्योर कि दे आर कंसर्न्ड, लेकिन उन्होंने आपकी हिम्मत को देखते हुए अपनी हिम्मत को बंधाया। आयशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपकी कहानी सुनकर, एंड आई एम श्योर कि सो मेनी ऑफ अस मोटिवेशन ली होगी। प्लीज मैं ये फीमेल्स को आपके इसके थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि काइंडली वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिस तरह वो बाकी घर के कामों में लगी होती हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर आप नहीं ठीक होंगी तो फिर आप कैसे देख सकती हैं। और अक्सर मैं देखती हूँ फीमेल्स को कि वो अपनी जो भी तकलीफ़ वगैरह होती है उसको मतलब बताती नहीं है, खुद से मेडिकेशन कर ली, सर दर्द हुआ, बुखार हुआ, और ये उनको ये नहीं पता कि ये मेडिसिन आगे चल के कितना बुरा इफेक्ट डाल सकती है। बिल्कुल सही बात है। बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी कोई मेडिसिन यूज़ ना करें और अपने आप पर तवज्जो दें, क्योंकि अगर आप सही होंगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, आप स्ट्रांग होगी, तो आपसे वो घर और आपसे वो माशरा ज़ाहिर वो इम्पैक्ट उसका क्रिएट हो रहा होता है। आयशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। नया दौर है और जब हम नए दौर की बात करते हैं तो वहीं पर हमें बहुत सारी तब्दीलियां लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जिस तरह हम जिद्दत की बात करते हैं वो हर फील्ड में हमें जिद्दत दिखाई देनी ही चाहिए। स्पेशली अगर आपने आज की जनरेशन को कुछ सिखाना है तो उनके तरीके से, उनके लेवल पर जाकर वो चीज़ सिखानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेडिशनल मेथड्स को इस्तेमाल किया जाएगा सो ऑब्वियसली जो आज की जनरेशन है वो उन चीज़ों को उस तरह से समझ नहीं कर पाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तालीम के शोबे की बात करें, सो हम बहुत सारे इदारों में आज भी देख रहे होते हैं कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड उसी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। एडवांस टीचिंग मेथड को अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया। और जाहिर सी बात है जब हमारे बच्चे एजुकेट होते हैं, वो ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, सो वो यही बात करते हैं कि हमारी जॉब हंटिंग के टाइम पर उनसे जब स्किल्स का पूछा जाता है तो उनकी स्किल सेट नहीं की गई हुई होती। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे हम बात करेंगे, किस तरह से हम टीचिंग मेथड को बेहतर बना सकते हैं सो दैट बच्चे रिलेट कर सके और वो बेहतर तरीके से सीख सके। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि इस हवाले से काम भी कर रहे हैं कि किस तरह से तालीम को फ़रोग़ दिया जाए, बच्चों का इंटरेस्ट उसको बेहतर किया जा सके। एट द सेम टाइम क्या नई चीज़ हो सकती है तालीम के शोबे में, तो आज ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। और इसमें ये भी हम मामला रखेंगे सबीन के कौन से नए डिसिप्लिन हैं जिसकी तरफ स्टूडेंट्स को जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी ए लेवल्स किया है या FSc की है या आपने बैचलर्स किया है, आप आगे किस में मास्टर्स करना चाहते हैं, आप हायर एजुकेशन में क्या सोच रखते हैं, किन फील्ड्स की, किन डिसिप्लिन्स की डिमांड ज़्यादा है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ राय होती है। एक होता है कि अच्छा डिमांड किसकी ज़्यादा है, एक होता है आपका अपना रुझान क्या है, आप खुद क्या करना चाहते हैं, किस में एक्सेल करना चाहते हैं। बिकॉज ज़रा तमाम फील्ड्स में हम देखते हैं कि अगर आप अच्छा सीखेंगे तो आप आगे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर तालीम है, वाइस चांसलर है बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल गौरी साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर डॉक्टर साहब, आपने तो माशाल्लाह कई साल एंकरिंग भी किया है, मॉर्निंग शोज भी किए हैं, एंड देन वाइस चांसलर और बहुत सी यूनिवर्सिटीज में आपका माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी है। पीटीवी के साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा वाबस्तगी है। थोड़ा पहले एक्सपीरियंस बताएं ज़रा। यू हैव अ वेरी गुड चांस टू बिकम अ वाइस चांसलर। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस कि आपने जिस कहा ना कि आप कर चुके, तो मैंने कहा कि हम बन सकते हैं वाइस चांसलर। व्हाई नॉट। नहीं सर, ये बहुत मुश्किल काम है जो आप कर रहे हैं, हमें मुश्किल वैसे ही बहुत लग रहा है देख कर भी। तो थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त जो हम देखते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स के, वाकई ऐसा है कि नए नए डिसिप्लिन्स आ रहे हैं और बच्चों की तरफ जा भी रहे हैं और इंट्रोड्यूस भी हो रहे हैं, या कि नहीं अभी भी हमें वही नज़र आता है कि नहीं नए डिसिप्लिन्स की कमी है और थोड़ा सा हम पीछे हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड से? अगर हम डिफ़ाइन करें इंटरनेशनल वर्ल्ड को तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की या यूरोप की तो शायद ऐसा है, लेकिन अगर हम अपने रीजन में बात करते हैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। और इसमें जो नई डिसिप्लिन्स की आप बात करें, देखिए नॉलेज हमेशा ग्रो करता है, नॉलेज स्टैग्नेंट नहीं होता। और इस नॉलेज की ग्रोथ में हमें इस वक्त जो कंप्यूटर साइंसेस की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, वो लिंचपिन के तौर पर इस वक्त काम कर रहा है। ऐसे ही है। और हमें उसी फोकस के हवाले से साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो आपने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चे हम ग्रेजुएट कर रहे होते हैं और उनकी स्किल की कमी होती है। हमारे यहाँ एक बड़ी मिसनॉमर है, जो एक फ़िक्रा बोला जाता है कि तालीम तो है लेकिन तरबियत नहीं है। और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि हम तालीम के असली कॉन्सेप्ट से शायद दूर हो गए हैं।
तालीम के अगर कॉन्सेप्ट की बुनियाद समझी जाए तो हम अक्सर जिक्र करते हैं फ़िलॉसफी ऑफ एजुकेशन, जिसको पैडागोजी कहा जाता है। तो पैडागोजी के 3 बड़े एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें है नॉलेज, स्किल एंड अफेक्शन। अफेक्शन मीन्स कि जो सोसाइटी में कैसे उसके काम करना है, दैट वेरी वेल कवर्स दी तरबियत पार्ट। राइट। तो तालीम से तरबियत अलग नहीं है, ये एक पता नहीं कहाँ से टर्म मशहूर हो गई और हर शख्स इसके पीछे दौड़ पड़ा है। तो हमने बच्चों को नॉलेज भी देना है, उसको स्किल्स भी देनी है और माशरे में मूव करने का तरीका भी सिखाना है। अब जब वो माशरे में मूव करने का तरीका सीखता है तो हमने ये देखना है कि उस बच्चे को किस हवाले से कहाँ पर लेकर जाना है। देखिए, इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग भी इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर साइंसेज भी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ सोशल साइंसेज भी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि बच्चे ने किस फील्ड में जाना है तो बच्चा उसकी तरफ भाग पड़ता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है दुनिया भर में जो अभी हायर एजुकेशन कमीशन ने अपनी अंडर ग्रेड पॉलिसी दी है, उसमें मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट है कि आप मेजर तो एक सब्जेक्ट में करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं मेजर इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, ठीक है, तो माइनर उसके साथ पॉलिटिकल साइंस भी हो सकता है, साइकोलॉजी भी हो सकता है, सोशल साइंस भी हो सकता है, लैंग्वेज भी हो सकता है, ताकि हम एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करें जो कि मार्केट में जाकर या सोसाइटी में जाकर अपने आप को डिफरेंट ना फील करे। वो इसी का हिस्सा है ना। तो हमें इस बहस से बाहर निकलना है कि यार तालीम अलग है और तरबियत अलग है। नहीं भाई, तालीम में तरबियत इंक्लूडेड है, वो सोसाइटी में जा रहा है और उस सोसाइटी में उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले जो हम ऑफ एयर डिस्कशन कर रहे थे उसमें ये था कि बच्चे जो हैं वो कहाँ जाएं, किस सिस्टम में जाएं। मैं चूँकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को ट्रीट करता हूँ तो हमारे पास जब बच्चा आता है वो लार्जली एंड प्रोडक्ट के तौर पर सामने आता है, ठीक है, और उसके पीछे एक पूरी सप्लाई चेन है। ज़ाहिर सी बात है, बच्चा कहीं से मैट्रिकुलेशन कर रहा है, कहीं से एफएससी कर रहा है या एओ लेवल्स करके हमारे पास आता है। उसके साथ साथ हमारे पास मदरसा स्ट्रीम्स भी मौजूद है, इंटरनेशनल हवालों से भी बच्चे आ रहे होते हैं, लोकली हमारे गली गली में जो स्कूल्स और कॉलेजेस खुले हुए हैं वहाँ से भी आ रहे होते हैं। तो हम इसको एक सिस्टम की बजाय नेटवर्क ऑफ वेरियस सिस्टम समझ सकते हैं। ठीक है, वेरियस स्ट्रीम्स हैं जो इसके अंदर हम बच्चों को लेकर चल रहे होते हैं। एक और कन्फ्यूजन भी है यहाँ पर। वो कन्फ्यूजन ये है कि दुनिया भर में जो 12 साल की तालीम होती है वो स्टेट की जिम्मेदारी होती है आमतौर पर। हमने ये समझ लिया है या स्टेट के हवालों से ये समझ लिया है कि शायद एमफिल पीएचडी कराना भी स्टेट की जिम्मेदारी है। दुनिया भर में हायर एजुकेशन जो थी वो बहुत महंगी होती है। आपने भी बाहर तालीम हासिल की होगी, मैंने भी बाहर तालीम हासिल की होगी। उसके 3-4 वेरिएशन होते हैं, या तो आप स्कॉलरशिप पर जाएंगे, या आप लोन लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, या आपको नौकरियां करनी पड़ेंगी। तो वो जो डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, बट वो जो फ्री एजुकेशन आपको दी जा रही होती है स्टेट के ज़रिए, तो वो स्टेट हायर एजुकेशन में आपसे पूरे कर लेता है किसी तरीके से। देखिए ना 12 साल की जो तालीम है वो तो स्टेट की जिम्मेदारी है। हाँ। दुनिया भर में होती है। पहले 12 साल स्टेट को सब्सिडाइज करना चाहिए, फ्री देनी चाहिए, किसी किस्म की कोई फ़ी नहीं लेनी चाहिए। उसके बाद जो हायर एजुकेशन है वो ना ही हर किसी को करनी चाहिए, ना ही हर किसी का वो काम है। अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं तो उसमें जाना चाहिए। बट चूंकि हमारे माशरे की एनवायरनमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो स्टेट अच्छी बात है, उसको सपोर्ट करती है। बट यहाँ पर ये देखना है कि स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में कहाँ पर हमें टारगेट करना है। क्या स्टेट को हर किस्म की एजुकेशन को सब्सिडाइज करना चाहिए या स्टेट को टारगेट करना चाहिए? ये एक अलग बहस में हम चले जाएंगे। लेकिन जो बुनियादी सवाल ये है कि क्या हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए या नहीं हो रहे हैं? तो इसका सवाल का जवाब हाँ में भी है और नहीं में भी है। हम अपने बच्चों को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं? देखिए, 2 तरीके से हम बच्चों को तैयार कर रहे होते हैं। एक होता है कि उसने जॉब सीकर बनना है या जॉब गिवर बनना है। सही। ओके। जॉब सीकर जो है वो जाहिर सी बात है जॉब की तलाश में रहता है, और जॉब गिवर जो है वो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट में जाता है। तो हमें दोनों फील्ड्स में काम करने की जरूरत है। हम ज्यादातर जो काम कर रहे हैं वो जॉब सीकर के लिए काम कर रहे हैं। आपने ये सवाल भी किया उसको जॉब मिले, कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। यही सोच होती है स्टूडेंट्स में, बस डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में स्पेशली कि बस डिग्री खत्म होने वाली जॉब ढूंढनी है। डॉक्टर साहब क्या करें? मतलब फाइनेंशियल आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली होना पड़ता है, तो फर्स्ट चॉइस तो हर एक के माइंड में यही आएगी ना कि नौकरी मिल जाए, अपने आप को स्टेबल करें एंड देन। देखिए, नौकरी कौन देगा? अगला सवाल ये, किसकी जिम्मेदारी है नौकरी देना? क्या स्टेट की जिम्मेदारी है नौकरी देना या प्राइवेट सेक्टर की है या एंटरप्रेन्योर्स की है? वो एंटरप्रेन्योर्स कहाँ से आएंगे? क्या मरीख से टपकेंगे? कहाँ से आएंगे? ये वही लोग हैं जो तालीम हासिल करके कारोबार में जाएंगे, जो अपना कारोबार रन करेंगे, और यही वो कारोबार है जो यूनिवर्सिटी के साथ साथ माशरे के साथ साथ आपकी कम्युनिटी को भी ग्रो करवाती है। हमारे यहाँ जो कारोबार करने की सोच है वो दिन ब दिन लिमिटेड होती जा रही है। अच्छा। हर शख्स जो है वो जॉब सीकिंग की तरफ चला हो गया है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ जॉब सीकिंग तो नहीं है। हालांकि अब तो सर बड़ा ऑपोजिट माहौल यूनिवर्सिटी की तरफ से नजर नहीं है। इंक्यूबेशन सेंटर्स का बन जाना, मेंटोरशिप हो रही होती है, छोटे छोटे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो जॉब्स गिवर्स तो आ रहे हैं। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था।
तो सोसाइटी में अब हमारा ये काम है, जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ, या पहले मैं नमल में अटैच रहा हूँ, तो हमने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को ग्रोथ दी। जो बच्चा तालीम हासिल कर रहा होता है उसके पास आइडिया भी होता है, अब उस आइडिया को मार्केट के साथ कनेक्ट करना है। जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है, इट्स बेसिकली the marriage between two realms. One is a knowledge realm and other is the economic realm. दोनों को किसी एक जगह पे मैरी करना पड़ता है। ना ही अकेले नॉलेज से काम होगा, ना ही अकेले इकोनॉमिक से काम होगा। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो लेकिन नॉलेज ना हो तो आप कारोबार नहीं कर सकते। तो हमने अपने बच्चों को लार्जली जो ट्रेन करना है ना, वो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के साथ काम करना। ओके। अगर जॉब मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तब भी भाई वो अपनी कुछ खाने कमाने के काबिल तो हो सके ना। अब देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, हम 2024 में इस वक्त जिंदा हैं। पिछले 20 से 25 साल में दुनिया में लार्जली जो यूनिकॉर्न्स डेवलप हुए हैं, आई होप, लेकिन मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं, यूनिकॉर्न मींस $1 बिलियन प्लस कंपनी। बिल्कुल ठीक। वो लार्जली एकेडेमिया से प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एकेडेमिया में तालीम भी हासिल की है और उसके साथ साथ उनको इस बात की भी नॉलेज और नो हाउ रही है कि अपना कारोबार कैसे करना है। तो मैं जो अपनी यूनिवर्सिटी में जो करने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम बच्चों को रिसर्च की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, नए आइडियाज की तरफ, ताकि वो ये करने की बजाय ये करने वाले बने और क्रिएटिव हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि आपको कोई वो एक अकम्प्लिशमेंट आपको फील होनी चाहिए। तो जो आप ये जो आप जो कहते हुए जो अर्ज शो की है ना, ये अर्ज जॉब सीकिंग से शायद नहीं आ सकती। हंगर जो है ना करने की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर साहब, अच्छा एक बड़ा बुनियादी सा सवाल बहुत सारे यंगस्टर्स के माइंड में भी होगा, पेरेंट्स भी इस चीज़ से स्कोप को देखकर फील्ड को चूज किया जाए या फिर इंटरेस्ट को देखकर किया जाए। बाज़ औक़ात ये कह रहे होते हैं बच्चे के जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है उसका स्कोप नहीं है और जिसका स्कोप है उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्या किया जाए? यकीन मानिए, मैं अक्सर बच्चों से बात करता हूँ, मेरे अपने बच्चे भी, उनसे भी डिस्कशन रहती है। यकीन मानिए देयर इज़ ऑलवेज ए वेकेंट प्लेस। वो कौन सी जगह होती है? वो टॉप पे होती है। हमने ये जो ट्रेंड बन गया है ना कि हर बंदा एक तरफ चल पड़ा था कि अब हमने इंजीनियरिंग ही करनी है, हर बंदा जो है वो डॉक्टर ही बन रहा है, हर बंदा जो है वो कहता है जी कि मैंने इसी फील्ड में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है। बहुत ज्यादा चर्चा। देखिए आजकल तो दुनिया पूरी खुल गई है ना सामने, आप जहां मर्जी चले जाएं। अगर आप एक अच्छे सोशल साइंटिस्ट भी अपने क्वालिटी का काम कर रहे हैं तो आपकी डिमांड है, आप अच्छे डॉक्टर हैं, आप अच्छे इंजीनियर हैं। फार्मेसी एक इस वक्त बहुत डेवलपमेंट फील्ड है। इसके अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की फील्ड हमारे पास इमर्ज हो रही है। हमारे पास वेटनरी डॉक्टर्स की शदीद कमी है। हमारे पास ऐसे लोग जो अच्छे क्वालिटी के मैनेजर्स की कमी है। बच्चा फील्ड में तो चला जाता है लेकिन उसमें एक्सेल नहीं कर पाता। एक्सेल में उसका साथ इंटरेस्ट होना भी ज़रूरी है। देखिए ना, मुझे एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर चाहिए, लेकिन अगर मुझे नंबर्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कैसे करूंगा? हम कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो इंजीनियर या डॉक्टर बहुत चाहिए। ख़वातीन में, बच्चियों में ये बहुत ज़्यादा होता है कि डॉक्टर बनना है। सिर्फ सफ़ेद कोट पहन लेना काफ़ी नहीं है, उस एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहना कैसे है, क्या आप ये कर सकेंगे? कुछ बच्चियां जो होती हैं वो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही होती हैं तो उनको साइकोलॉजी में होना चाहिए। बट ये दोनों साथ साथ चीज़ चलती हैं। इसमें कोचिंग का बहुत बड़ा है हमारा है मयार जो है कि कैसे बच्चे को कोच किया जाता है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, मैंने जैसे पहले गुजारिश की, वो लार्जली एंड प्रोडक्ट के तौर पर आते हैं। वो अपना प्रोफेशन जो होते हैं वो चूज़ कर चुके होते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आजकल तो वैसे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में काम हो रहा है, कुछ यूट्यूबर्स भी काम कर रहे हैं, कुछ और लोग भी काम कर रहे हैं। ज़रूर एडवाइस लें, अपने बच्चे से भी बात करें, लेकिन एडवाइस भी ज़रूर लें, क्योंकि बच्चे का जो लिमिटेड होती है ना विजन, उसमें काम नहीं कर सकते। एक और बात भी होती है कि हो सकता है बच्चा काम चोरी पर राग़िब हो। हमारे यहाँ ये भी मसाइल हैं कि यार इधर तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो ये जरा आसान सा इधर कर दिया जाए। सीए करना है तो कौन करे, इंटरेस्ट भी है तो मेहनत से डर के सीए नहीं करना हमने। तो काम चोरी से भी बचना है हमें और फ्यूचर को भी देखना है। यकीन मानिए, आप जो भी फील्ड का इंतखाब करें, अगर उस फील्ड में आप एक्सेल करते हैं ना तो स्काई इज द लिमिट। ट्रू। मैं किसी शोबे को ना ही बेहतर समझता हूँ ना ही मैं बदतर। हर शोबे की डिमांड भी है। देखिए, एक अच्छा लिंग्विस्ट है, लिंग्विस्ट की डिमांड इस वक्त जो हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ कर रहे हैं इतनी ज्यादा हो चुकी है, खासतौर पर एआई की वजह से। नमल में आप रहे भी हैं, इस वक्त भी बहुत डिमांड है सर लैंग्वेजेस की, बहुत ज्यादा डिमांड है। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने सिर्फ कुछ चीजें पढ़ ली और समझ ली, वक्त के साथ साथ आपको ग्रो करना पड़ रहा है। आमतौर पर ये सवाल किया जाता है कि आपने डिप्लोमा करना है या आपने सर्टिफिकेट लेना है। इसको भी अंडरस्टैंड कीजिए, दुनिया में जो लैंग्वेज की जो टीचिंग है वो लेवल्स के हिसाब से होती है। ओके। कि आप लेवल ए पर हैं, बी पर हैं या सी पर हैं। इसके हवाले से यूरोपियन यूनियन ने अपना एक कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क दे रखा है जो
C2 लेवल है ना, वो हाईएस्ट लेवल की रेटिंग होती है लैंग्वेज के हवाले से, जो कि नेटिव के करीब होती है। जैसे हम उर्दू में नेटिव हैं तो हम C2 हैं उर्दू में, अंग्रेज़ी भी हम बोलचाल लेते हैं तो हो सकता है कुछ लोग C2 में होंगे या C1 में होंगे। तो हमें ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा से निकलने की ज़रूरत है। एक और बात जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि सर्टिफिकेशन अगर आपने करनी है तो वो प्रोफेशनल इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से करनी चाहिए। ये जो गली गली में, दफ्तर दफ्तर में, घर घर में जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं ना, इसकी दुनिया में कोई वर्थ नहीं है। इसका मसला ये होता है कि हमारा बच्चा जब बाहर जाता है वो कहता है जी मैंने तो ये वाली सर्टिफिकेशन की, उसकी वर्थ नहीं होती, उसकी वर्थ नहीं होती। देखिए हमारे बच्चे इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, UAE में जा रहे हैं, अरब वर्ल्ड में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, हर जगह बच्चे जा रहे हैं। वहाँ पे जब जाके वो कदम रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई हम तो एक लिमिटेड एनवायरनमेंट से आए हैं, ये दुनिया बहुत वसी डब्बे से निकल गए ये दुनिया बहुत वसी है। इस दुनिया को देखने के लिए बच्चे को खुद एक्सप्लोर करना चाहिए। अब तो इंटरनेट के हवाले से आप ये देखिए कि हम हर चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं। एक और बात, चूंकि एजुकेशन की बात हो रही है तो AI का बड़ा चर्चा है कि AI बहुत है, AI वो है। हमारे यहाँ AI पे जो लार्जली डिस्कशन होती है वो अनफॉर्चुनेटली ChatGPT से आगे नहीं जा रही। मैं समझता हूँ कि ChatGPT को हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज ए टूल टू कवर आवर इनकॉम्पिटेंस, कि मुझे ज़्यादा ना लिखना पड़े, मैं 2 लफ्ज़ उससे पूछूं और वो मुझे ठक 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 करके बता दे। आसानी भी तो होगी ना, सुस्ती काहिली का डॉक्टर है हमारे पास। मतलब देखिए आइडिया तो आप ही देते हैं ना, तो इसमें लेकिन क्या उससे है? और ज़्यादा अच्छे काम लिए जा सकते हैं ना। हाँ। आप सिर्फ उसे ड्राफ्टिंग अपनी करवा रहे हैं या अपनी असाइनमेंट बनवा रहे हैं, वो बना देगा आपको, ठीक है। लेकिन वो बेसिकली आपकी नालायकी को कवर करने का टूल है। आप उससे ये पूछिए, या ये तो आप पूछ सकते हैं ना कि फॉर एग्जांपल आप तालीम के शोबे में जाना चाहते हैं, आप उससे डेटा पूछ सकते हैं ना कि इस वक्त पाकिस्तान या इंटरनेशनल मार्केट में कौन सी जॉब्स की डिमांड है। अच्छा, मुझे पिछले साल की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट दो, इस रिपोर्ट में मेरे फील्ड के हवाले से पिछले 10 साल में क्या क्या हुआ है, और मुझे बताइए कि इस फील्ड में मेरी ये कैपेबिलिटीज़ हैं, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो उसको उस हवाले से काम। एक और बात बता दूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो पिछले साल की रिपोर्ट आई है उसमें है कि 5 फील्ड्स ऐसी हैं जो इस वक्त एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। जिसमें टीचर्स जो हैं उसमें आते हैं। रियली? ठीक है, जो जॉब भी रिडंडेंट होगी ना, यानी उसमें रेपिटेशन होगी, हाँ। वो जॉब अब AI के खाते में है। ठीक है, आप अब एंकर बने हुए, आपकी जॉब भी उस 5 लिस्ट में नहीं है, लेकिन है दुनिया में AI बेस्ड आ चुके हैं बिल्कुल। एग्जैक्टली, वो तो अब काफी अरसा हो टीचर्स भी आ गए, एंकर्स भी, टीचर्स आ रहे हैं, लॉयर्स, यस। दुनिया में ड्राइवरलेस कार्स हैं। एग्जैक्टली। ऑल्दो एक बड़ा खौफनाक एक्सपीरियंस है ड्राइवरलेस कार में बैठना। आई हैव ट्रैवल्ड इन दैट। ओके, यस। तो AI इज डेंजरस एज वेल ना, मतलब इंसान है, जब अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया है तो ऑब्वियसली हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ पर सबसे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए और इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। डॉक्टर साहब, वैसे तो बहुत सारी गुफ्तगू अभी और भी हो सकती है, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमें ब्रेक की तरफ बढ़ने, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। घर में बैठी हुई तमाम ख़वातीन जो ये सोच रही हैं कि वो रेस्टोरेंट खोलना चाहती हैं, वो कोई कैफ़े खोलना चाहती हैं, उनको लगता है कि उनके हाथ में बहुत जायका है, उनको लगता है वो ट्रेन कर सकते हैं टीम्स को, उनको लगता है वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, तो आज ये सेगमेंट उनके लिए बहुत स्पेशल है, चूँकि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद में इनका बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, 3 साल से उन्होंने काम किया और 1 साल से वो रनिंग में है, शारदा के पास है। अगर आप आस-पास जाएँ तो आपको समझ आ जाएगी। आफिस शब्बीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। बहुत प्यारे लोकेशन पे माशाल्लाह आपका रेस्टोरेंट। ये आपने लोकेशन पहले चूज़ की थी या काम पहले सोचा था कि मुझे करना है ये? नहीं, आई थिंक लोकेशन पहले से चूज़ हो चुकी थी। ओके। और प्लान था कि इसके ऊपर कोई एक्टिविटी करेंगे, कोई अच्छी सी एक्टिविटी होगी यहाँ पे, चूँकि ये हिस्टोरिकल जगह है, तो उस माइंडसेट के साथ ये जगह ली गई थी। और ये खुद ऑन करती हूँ मैं इस जगह को, माशाल्लाह। तो उसके बाद बस प्लान किया कि इसके ऊपर कुछ अच्छी एक्टिविटी करनी चाहिए जो सबसे हट कर हो, उस एरिया में इस तरह का किसी ने काम ना किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस मुझे 2 साल लगे हैं बनाने में, अभी 1 साल से इसको रन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। जो लोगों को ऐसी जगहों पर जाकर खुशी भी महसूस होती है ना, और ये बड़ी सोच होती है कि ऐसी जगह जो जहाँ पर लोग आकर रिलैक्स कर सकें, एट द सेम टाइम नेचर से भी कनेक्ट कर सकें। काफ़ी डर लगा था क्योंकि इस वक्त जो ख़वातीन भी हमें देख रही हैं या जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको 2 इयर्स तो लगे, लेकिन क्या कोई खौफ तारी था कि मुझे लॉस हो सकता है, मेरे पैसे ज़ाया हो सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर आप ये सोच पहले से ही अपने माइंड में डाल लें तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने किसी भी मकसद में।
तो ये तो सोच बिल्कुल भी नहीं थी, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह जगह को खुद ऑन करती थी। मुझे ये था कि आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप करेंगे, और एक जैसे होता है ना, एक माँ एक बेबी पैदा होता है, उसको बनाती है, पालती है, बड़ा होता है, ग्रो कर रहा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी इस जर्नी को बहुत इन्जॉय भी किया, और डर तो किसी चीज़ का नहीं था, इसलिए कि क्योंकि मेरे अपने पेरेंट्स की सपोर्ट मुझे थी, अपनी फैमिली की सपोर्ट थी, मेरे फादर मदर और मेरे ब्रदर्स हैं, उन सब की मुझे बहुत ज़्यादा आज तक सपोर्ट है। तो इसलिए मुझे कभी डर नहीं लगा, और मैं अकेले वहाँ पर आधी रात तक काम करवाती रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, नॉर्मली हम देखते हैं ना कि चूँकि बहुत सारे बिजनेस में ज़्यादा हमें ज़रा मेल डोमिनेंस नज़र आ रही होती है, तो बड़ी अच्छी बात है कि एज ए वुमेन उन्होंने सोचा और उन्होंने ठान लिया विद द सपोर्ट ऑफ फैमिली ऑफ कोर्स, लेकिन उन्होंने वो किया भी। जो ख़वातीन हम इस वक्त सुन रहे हैं, पहला स्टेप क्या होना चाहिए किसी भी खातून का जो ये सोच रखती है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है और स्पेशली मुझे फूड के इस बिज़नेस में कदम जमाने हैं? इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि देखिए, आपके माइंड में ड्रीम्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने भी देखिए मेरी एजुकेशन क्या थी, मैंने किस फील्ड में काम किया, अभी भी मैं फॉरेन मिशन के साथ काम कर रही हूँ, और मैं किस फील्ड में आ गई, आगे बिज़नेस को किस चीज़ में इसमें ये नहीं होता है कि आपने पढ़ा क्या है। जैसा सर अभी बता रहे थे कि बच्चे आजकल बस कहते हैं हमने ये डिग्री लेनी है तो हमने इंजीनियर ही बनना है, हमने डॉक्टर बनना है। मैं कहती हूँ नहीं, आपका जो ड्रीम हो आप वो सोचें, अपने माइंड में रखें। यस, आप कुछ करना चाहते हैं तो आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप उस फील्ड में ख़ुद आपको नो हाउ होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस फील्ड में क्या क्या कुछ हो सकता है। मुझे भी बस ऐसे ही शौक़ हुआ था, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी अगर आपके पास हो तो आप उसके ऊपर, मैं हॉस्पिटल भी बना सकती थी, मैं यूनिवर्सिटी भी बना सकती थी, लेकिन मुझे शौक़ था कि मैं कुछ इस फील्ड में करूं, तो मैंने खुद शेफ़ की ट्रेनिंग्स की थी। ट्रेनिंग एक पहला स्टेप हो गया। ट्रेनिंग पहला स्टेप था। मैंने नेशनल इंटरनेशनल, मैंने बाहर से भी कुछ कोर्सेज़ किए, यहाँ से भी किए, और मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। मैंने इतनी मेहनत की है सीखने में भी, यू वॉन्ट बिलीव कि मैंने बुचर तक मैंने सीखा, मैंने कितनी काइंड्स के ब्रेड्स होते हैं मैंने वो तक लगाना सीखे, और बहरहाल सब मैंने सीखा, लेकिन बेकरी मेरा फेवरेट। अच्छा, ये देखिए ना, हम अक्सर क्या करते हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो हम सबसे पहले ये चीज़ करते हैं कि अच्छा हायर कर लो, एक्सपर्ट्स हायर कर लो। आपका बिजनेस है, आपको ओन करना, जब ओनरशिप की बात आती है तो आप में वो स्किल्स, वो एक्सपर्टीज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मामला ख़राब हो सकता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखिए मुझे कोई फियर नहीं है, मेरा अगर कोई शेफ़ है नहीं है, अगर वो जाता है, छुट्टी जाता है, कुछ भी है। इनफैक्ट जब मैंने बिल्कुल इसको ओपन किया था, इसकी ओपनिंग की थी, अभी इसकी एनिवर्सरी भी आने वाली है मेरे रेस्टोरेंट की, जनवरी में मैंने इसको ओपन किया था, तो स्टार्ट में फ़र्स्ट मैंने ख़ुद कोई शेफ़ हायर नहीं किया था, मैं ख़ुद किचन में खड़े होकर मैंने वहाँ से स्टेप लिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी टीम बिल्डअप करती की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े अच्छे से सक्सेसफुली इसको रन कर रही हूँ। और जहाँ तक आप ये कहें ना कि यस, फीमेल्स के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं ऐसे एरिया में जाकर काम करना, क्योंकि वो एक हट के एरिया है, आप सिटी के अंदर नहीं हैं, आप सिटी से हट के हैं, लेकिन वो जगह इतनी मज़ेदार थी, जैसे अभी आप कह रही थी कि नेचर के करीब, जो नेचर, मैं खुद भी, मैं कहती हूँ अगर कोई क्लाइंट नहीं भी आए ना, मैं वहाँ पर बैठी भी होती हूँ, जो नेचर को मैं खुद इनहेल कर रही होती हूँ, इंजॉय कर रही होती हूँ, ये पैसों से आप नहीं ख़रीद सकते हैं, कहीं से भी नहीं। दैट्स ट्रू। अच्छा, आपके पास तो चलिए अपनी स्पेस थी, आपने उसे यूटिलाइज़ कर लिया, एंड देन द सर्टिफिकेट्स वर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद अब जो ख़वातीन में सुन रही हैं, अगेन उनको मैं आपसे सीख पाएँ जो, और क्या करें अगर जगह नहीं है उनके पास, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़ाहिर इसमें होती है। सर बिल्कुल होती है, लेकिन आजकल मैं कहूँगी कि इतना मुश्किल नहीं ये सारी चीज़ें रही, क्योंकि आप ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल ख़वातीन घर में बैठकर बहुत कुछ कर रही हैं। जी, तो अगर शौक़ हो तो आप घर में बैठकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट करने से पहले, मैं खुद चूँकि फॉरेन मिशन में काम करती थी, मैं उनके लिए जो डेलीगेशंस वगैरह आते थे उनके लिए स्वीट डिशेज़ वगैरह बनाना, उनके लिए मैं ऑनलाइन सारा काम करती थी पहले। सो आप, ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि पहले ऑनलाइन एंड देन ऑनलाइन से फिर आप आहिस्ता आहिस्ता किसी फिजिकल स्पेस की तरफ जाएं, स्टेप बाय स्टेप जाएं। सर्टिफिकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा सबीन आपने भी कहा कि खुद सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बजाय इसके कि आप बस कह लें कि मैं टीम बिल्ड कर दूंगा। टीम की इंपॉर्टेंस है जब आपका काम एक्सपैंड हो जाए, बट अदरवाइज ज़ाहिर आपने खुद सीखना होता है। इस दौरान सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या रहा? यस, चैलेंज लेबर। जब मैं बिल्डिंग बना रही थी, और एक्चुअली ये मेरा ये प्रोजेक्ट इसलिए थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इसमें कोई टीम इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई इंजीनियर नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, और सिर्फ लेबर को लगाकर पूरी बिल्डिंग बनाना, और इतना खूबसूरत, आप इंशाल्लाह विज़िट करेंगे देखेंगे कि इस तरह का, देखिए रेस्टोरेंट्स बहुत सारी ख़वातीन ने बनाए भी होंगे, चलाए भी होंगे, और सक्सेसफुल भी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
लेकिन मेरा प्रोजेक्ट इसलिए यूनिक है क्योंकि मैंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से इसको स्टार्ट किया और बड़ा है aesthetically कि design किया यहाँ इसको। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल पहाड़ी थी, खंडर थे, और मैंने उसको एक जन्नत जिसे कहते हैं ना बनाया है, और इतनी पीसफुल और इतनी खूबसूरत जगह। बस और आपने मोस्टली ठाना और लोग आपने जो कर हैं जो लिया। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं कि ओहो हमसे तो मोनाल का दुख नहीं ख़त्म हो रहा, हम वो दुख ख़त्म करने के लिए आना चाहते हैं, तो मैं उनको वेलकम करती हूँ। ऑब्वियसली नेचर से रिलेटेड जितनी जी। चीजें होती हैं आपको कनेक्ट करती हैं वो आपको ज्यादा अपील भी कर रही होती हैं। जी। आपका वक्त बड़ा मुख्तसर था, जी, जी। लेकिन विश यू गुड लक, मजीद आप जितना काम करना चाहती हैं आप वो काम करें और बहुत आगे जाएं। बहुत you शुक्रिया very प्रोग्राम में सर्विस ज्वाइन भी करने है के ना लिए। अब उस इलाके के लिए भी, जिस तरह उन्होंने कहा कि अच्छा पहले अगर खंडर था या पहले जंगल था, पहाड़ी इलाका, वहाँ पे डेवलप करना, और उस एक प्रोजेक्ट से आसपास का जो पूरा माहौल है वो बड़ा अपलिफ्ट हो जाता है, लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट्स हो रही होती हैं, अदरवाइज भी उस इलाके की वर्थ इंक्रीज़ हो जाती है। एंड देन अगेन वी नीड मोर सच स्पॉट्स जो कि नेचर से करीब हों, आप वहाँ पर जा सकें, रिलैक्स कर सकें, एंजॉय कर सकें फैमिलीज़ के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात आपसे मंडे को करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।